तो आपके पॉकेट में कितने दिन का कॉन्फिडेंस और कितने दिन की डर था? मेरे पॉकेट में 7 दिन का कॉन्फिडेंस था और दिमाग में महीने भर का डर था। सर, आपको दिल्ली जाते वक़्त आपका सपना ज़्यादा बड़ा था या मजबूरी? सपना भी बड़ा था और साथ में मजबूरी भी बहुत बड़ी थी। और जब आपको फर्स्ट जॉब मिली, तो खुशी ज़्यादा थी या प्रेशर? जब जो फर्स्ट जॉब मिलने के बाद जो खुशी होती है, वो सिर्फ़ ऑफ़र लेटर तक होती है। जब तक ऑफ़र लेटर मिल जाता है, वहाँ तक खुशी होती है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि 70% आज भी लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। वो इंडिया में 30% ही ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो क्या 70% वाले लोग शादी कुँवारे रह जाएँगे? ऐसा तो है नहीं। आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आई प्राइवेट जॉब से लेके? नहीं, दिक्कत तो नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, उनकी फैमिली में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, लेकिन उन्होंने प्राइवेट दामाद ढूँढा, तो ये भी उनका बड़प्पन है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि हाँ, काबिलियत भी देखी कि वो आए वहाँ पे, देखा, कंपनी जाके देखा, मेरे से मिले, मेरी सैलरी पूछे, उसके बाद से उन्होंने सेलेक्ट किया। ये शायरी समर्पित करना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा, परिंदों को नहीं दी जाती सीख उड़ानों की, ये वक़्त बताएगा आसमाँ किसका है। सब लोग आते हैं बड़े शहर सपने लेकर, लेकिन कुछ लोग सर्वाइव करते ही रह जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं फुरकान अंसारी, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जू। आज हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब क्या बेहतर है? कुछ लोग करना चाहते हैं प्राइवेट जॉब, कुछ लोग नहीं करना चाहते। प्राइवेट जॉब में कितना बड़ा स्ट्रगल है, आज हम जानेंगे। छोटे से शहर से जब हम बड़े शहरों की तरफ अपने सपने को लेकर जाते हैं, तो क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियां आती है एक मिडिल क्लास फैमिली में। तो आइए हम इन्हीं सभी बातों को आज जानेंगे मिस्टर इमरान अंसारी से। Hello friend, my name is Imran Ansari. I am from Devariya. I did my schooling from Devariya. After that, I have done BTech from Aligarh College of Engineering and Technology. सर, जब आप पहली बार दिल्ली आए थे, तो आपके पॉकेट में कितने दिन का कॉन्फिडेंस और कितने दिन की डर था? देखिए, सच बताऊं तो मेरे पॉकेट में 7 दिन का कॉन्फिडेंस था और दिमाग में महीने भर का डर था। लेकिन जब आदमी जब दिल्ली आता है तो ये सोचता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूंगा, कहाँ रहूंगा, फिर कैसे वहाँ पे लाइफ स्टाइल होगी, डेली रूटीन को कैसे फॉलो करूंगा। तो ये सारी जो दिक्कतें आती हैं, इसको सबसे पहले इंसान को ये सबसे पहले फेस करना पड़ता है। कोई भी स्ट्रगलर जब वो जाता है दिल्ली, तो उसको ये सबसे पहले फेस प्रॉब्लम आती है कि जाऊंगा तो सबसे पहले वहाँ पे कैसे हमें रहना है, रूम कहाँ मिलेगा, फिर वो एरिया क्या होगा, फिर जॉब लोकेशन क्या होगी, फिर मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम इंसान को आती है, फेस होती है जब वो नॉर्मल सा एक छोटे शहर से बंदा कोई बड़े शहर में जाता है इंटरव्यू के लिए, नौकरी की तलाश में, तो उसको ये दिक्कतें आती हैं। सर, दिल्ली जाते वक्त सबसे बड़ा सपना था या मजबूरी? तो दिल्ली सिर्फ चॉइस नहीं होती है, दिल्ली ज़रूरत बन जाती है, या कोई भी बड़ा शहर जो होता है वो ज़रूरत बन जाता है इंसान का। क्योंकि वो जो सपने इतने बड़े देख के वो जाता है, तो वो सपनों को उसको अचीव करना होता है। इसलिए वहाँ पे उसकी दिल्ली या बड़े शहर उसके लिए एक ज़िम्मेदारी बन जाती है, बाय चॉइस नहीं, वो ज़िम्मेदारी बन जाती है। पहली रात दिल्ली में आपको किस बात ने डरा दिया? पहली रात जब मैं दिल्ली में अपने अपने रूम पे जब मैं अकेला था, तो सबसे पहले तो वो अकेलापन मुझे डराया, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जॉइंट फैमिली में सभी लोगों को पता है कि हर कोई होता है, और जब आदमी कहीं से भी आता है तो शाम में तो एक दूसरे से बैठ के बातें करता है। लेकिन जब दिल्ली में आता है, जब दिल्ली में जाता है आदमी, तो एक रूम होता है और उसमें उसका अकेलापन होता है साथ में, और वो अकेलापन और वो रूम का साइलेंस आपको ये बात बोलता है बार बार कि कल से आपको एक नए फाइट की शुरुआत करनी है। और जैसे आपने बताया कि अकेलापन हर उस इंसान के लिए होता है जो फर्स्ट टाइम कहीं बड़े शहर में जाता है। तो सर, इस अकेलेपन को दूर आपने कैसे किया? देखिए, जब इंसान जब फर्स्ट डे दिल्ली में गया और वहाँ पे जब रूम में अकेलापन लगा, तो सबसे पहले इंसान अपनों को याद करता है कि अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को वो याद करता है, और अपने पेरेंट्स को याद करके
ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, वीडियो कॉल पे बात करता है और अपने जो भी है यादें हैं वो उसको अपने यादों को वो चाहता है कि यादें बनी रहें और अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करता है, ये चीज़ होती है। जब आप स्टार्टिंग में रहते थे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया यहाँ आकर, मुझे कहीं और जाना चाहिए था या अपने ही शहर में रहना चाहिए था? मैंने गलत डिसीज़न पहले लगा कि हमने गलत डिसीज़न लिया है, लेकिन बाद में ये गलत डिसीज़न ही मुझे सही लगने लगा। क्योंकि अगर उस जगह से नहीं निकला होता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचा होता, जिस मुकाम पे आज मैं हूँ। घर वालों को फ़ोन पे क्या कहते थे और रियलिटी क्या थी? घर वालों का जब फ़ोन आता तो एक वर्ड ही निकलता था, ऑल इज़ वेल, और सब कुछ यहाँ ठीक है, मैं अच्छे से हूँ और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, हर चीज़ मैनेज। लेकिन वो अंदर से जो एक अकेला इंसान होता है, उसे मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो डिफ़िकल्टीज़ जो है वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प भी करते हैं, जो कलीग्स होते हैं वो भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो धीरे-धीरे ये जो अकेलापन होता है, वो आपको अकेला महसूस नहीं होने देता है। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको फर्स्ट जॉब कहाँ मिली? और जब आपको फर्स्ट जॉब मिली तो खुशी ज़्यादा थी या प्रेशर? जब मुझे फर्स्ट जॉब तो सबसे पहले मुझे मिली दिल्ली में, और जब जो फर्स्ट जॉब मिलने के बाद जो खुशी होती है, वो सिर्फ़ ऑफ़र लेटर तक होती है। जब तक ऑफ़र लेटर मिल जाता है, वहाँ तक खुशी होती है। उसके बाद आपको प्रेशर होता है, जॉइनिंग के बाद सिर्फ प्रेशर है आपके ऊपर, और ये चीज़ है कि आपको उस प्रेशर को टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। अब ये चीज़ यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, उस प्रेशर को नहीं टैकल कर पाते, नहीं हैंडल कर पाते हैं, जिसकी वज़ह से वो जॉब को क्विट कर देते हैं। और बहुत सारे लोग उस प्रेशर को स्मार्ट तरीके से हैंडल भी करते हैं और उसमें अपने आप को कामयाब भी करते हैं। सर हम जानना चाहेंगे, ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन हम जानना चाहेंगे सर जब आप फर्स्ट जॉब किए थे, तो आपकी सैलरी कितनी थी? मैं आपसे हॉनेस्टली एक बताना चाहूँगा कि जब मैंने फर्स्ट जॉब अपनी जॉइनिंग की थी, तो उस टाइम पे मेरी सैलरी थी ₹15,000। तो मैं जब फर्स्ट टाइम, जब मुझे एज़ ए स्टाइपेंड था, वो जॉब तो इंटर्नशिप थी एक तरह से हमारी। फर्स्ट जॉब मुझे सिखाया बहुत, मैंने सीखने का उतना, अगर कोई कंपनी आपको दे रही है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद मैंने अपने आप को देखा कि हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। जब आपने फर्स्ट जॉब की तो आपकी पोजीशन क्या थी? उस वक़्त क्या महसूस हो रहा था? फर्स्ट जॉब मैंने जब की तो मेरी जो पोज़ीशन थी वो टेस्टिंग इंजीनियर थी। तो एज़ ए मैं फ्रेशर था और फ्रेशर जॉइन किया था मैंने। तो टेस्टिंग इंजीनियर बेसिकली, मेरा बैकग्राउंड भी जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से था। तो एज़ ए मैंने जॉइन किया वहाँ पे टेस्टिंग इंजीनियर। तो फर्स्ट जॉब जो मेरी थी वो काफ़ी डिफ़िकल्टी रही कि मुझे जो प्रैक्टिकली था और जो थ्योरेटिकली, दोनों में बहुत सारी चीज़ें डिफ़रेंट थी। क्योंकि जो पढ़ाया गया, अब उसको, ये टाइम था उसको अप्लाई करने का। तो जो पढ़ाया गया उसको मैंने अप्लाई किया, और काफ़ी हद तक जो मुझे नहीं समझ में आया, जो हमारे सीनियर थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, और मैं उस चीज़ को सीखा और फिर उसको अप्लाई करता गया। जब आपकी फर्स्ट सैलरी हाथ में आई, तो सबसे पहले किस चीज़ का ख़्याल आया? देखिए, अमाउंट तो छोटा था, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी वो बहुत बड़ी थी। क्योंकि अमाउंट मैटर नहीं करता, जब आपकी पहली सैलरी आती है तो खुशी तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़िंदगी की पहली कमाई होती है वो, जो आप अपनी मेहनत, अपने दम पे आप उस चीज़ को अचीव करते हो और पाते हो। जैसा सर ने बताया कि इनकी सैलरी सिर्फ़ 15,000 ओनली थी, जिस पे बहुत से सारे लोग प्राइवेट जॉब में दिल्ली जैसे शहर, बड़े शहर में क्विट कर देंगे और नौकरी छोड़कर घर आ जाएँगे। तो आपके पास एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि आप क्विट ना करें, आप आगे बढ़ते रहें। आज सर ऐसे मुकाम पे प्राइवेट जॉब में ही, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है। सर इंजीनियरिंग जॉब से सेल्स जॉब में जब आपने स्विच किया तो क्या आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ? जब मैं इंजीनियरिंग जॉब से सेल्स जॉब में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे मैं गया, तो बेसिकली ये भी एक कोइंसिडेंट था। मैं जब फर्स्ट जो मेरी कंपनी थी उसमें मैं टेस्टिंग इंजीनियर था,
और उसके बाद से जब मैं स्विच किया तो एक कंपनी थी, जिस कंपनी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसमें जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पे पोस्ट थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की। तो मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो उनके ओनर ने मुझे देखा और मेरे से जब क्वेश्चन उन्होंने पूछा बैटरी से रिलेटेड, तो मैंने उस सारे क्वेश्चन को बताया। फिर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे आपके लिए एक परफेक्ट जॉब है, वो है सेल्स में अगर आप आ सकते हैं, टेक्निकल सेल्स। बेसिकली ये नॉर्मल सेल्स नहीं थी, टेक्निकल सेल्स थी। बेसिकली अभी जो करेंटली मार्केट में यूज़ हो रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज़, जिसकी अभी मार्केट है करंट में, तो वो टेक्निकल सेल्स में हमें एंटर करवाया उन्होंने कि आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा, सर मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, क्या मैं इसको कर पाऊँगा? उन्होंने मुझे इस चीज़ का दिलासा दिया कि बिल्कुल आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो मैंने आगे फिर जब एक ओनर ने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो मैंने फिर स्टार्ट किया अपना पोजीशन सेल्स एग्जीक्यूटिव से। जब आप सेल्स एग्जीक्यूटिव में थे, तो जब आपको रिजेक्शन मिलते थे, तो ये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते थे या आपको तोड़ देते थे? देखो, से रिजेक्शन जो है वो इंसान को पहले तोड़ता है, फिर उसको सिखा देता है कि आपको कैसे उठना है। तो ये जो रिजेक्शन है, इससे इंसान को सीख मिलती है कि अगर आप जैसे किसी भी क्लाइंट पे आपने बहुत मेहनत किया कि हम इस क्लाइंट से बिल्कुल ये ऑर्डर मैं अचीव कर लूँगा, ये ऑर्डर मैं उससे क्रैक कर लूँगा, ये डील क्रैक कर लूँगा, ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर लूँगा, और आपको वहाँ पे पता चलता है, आप उसके पास जाते हैं, आप बात करते हैं, आप उसको कन्विंस करते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपसे काम करेंगे, सामने वाला भी एग्री हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट होता है जिस पे वो उसको लगता है नहीं, मुझे तो इससे बेटर भी ऑप्शन मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। तो हर चीज़ में इंसान को सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सेल्स में आपको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ेगा, तो आपको रिजेक्शन से सीखने की भी आपको मौका मिलेगा। फिर आप उसी सीख से आगे बढ़ सकते हैं। सर, इंजीनियर होके सेल्स का काम करना बड़ा मजाक का पात्र बनता है, तो सर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सेल्स और इंजीनियरिंग दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो अभी मैं सेल्स में हूँ, वो बेसिकली नॉर्मल सेल्स नहीं है, वो टेक्निकल सेल्स है। टेक्निकल सेल्स मीन्स है कि आप जो टेक्निकली आप बैटरी के बारे में आपने पहले बैटरी को बनाना सीखा, उसके बाद उस बैटरी को बेचना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप किसी उससे अलग नहीं हुए। आपको 2 चीज़ों की नॉलेज आ गई आपके पास। एक तो बनाने का तरीका आ गया और दूसरा बेचने का सलीका आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर जब अगर आ जाएँगी, तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, जब सेल्स जो चीज़ है, अगर हम उस प्रोडक्ट के बारे में जब तक अगर हमें डीपली नॉलेज नहीं होगी, तब तक कोई भी इंसान उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, बाकी लोग भी सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं वो लोग देखते होंगे, इंजीनियरों का बहुत मजाक बनता, मीम्स बनते हैं। इस पे आप खुद भी इंजीनियर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मज़ाक तो हर किसी का बनता है। उस चीज़ को मज़ाक में लेके उसको इग्नोर करके अपने जो टारगेट है उसका, जो उसने अपना टारगेट जो एम बनाया है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे वो अगर उस पे फ़ोकस करे, तो वो इंसान के लिए बेटर होता है। सेल्स जॉब में सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा? सेल्स जॉब में जो सेल्स होता है बेसिकली टारगेट होता है। लोगों के माइंड में जब सेल्स की बात आती है, तो उन्हें ये लगता है कि टारगेट होगा। टारगेट बेसिकली टारगेट होता है, हर सेल्स में होता है। लेकिन आपको उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, ये आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए। और इसका हुनर तब आएगा जब आप पूरी ईमानदारी के साथ उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाएँगे और पूरे आप ट्रांसपेरेंसी के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को बताएँगे कि ये हमारी प्रोडक्ट की खासियत है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप इस टाइम मैनेजर के पोस्ट पे हैं, तो सर सेल्स से मैनेजर का पोस्ट सर कैसे अचीव हुआ? देखिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव से
आज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर तक जो बनने का जो सफ़र था, वो इतना आसान भी नहीं था। बहुत सारे उसमें भी हमें स्ट्रगल करना पड़ा और हर एक छोटे-छोटे जो हमें हमें स्ट्रगल थे, उसको हमने हैंडल किया ईमानदारी से और आज हैंडल करके इस मुकाम पे पहुँचा हूँ मैं। सर लगभग आपको बड़े शहर दिल्ली जैसे शहर में रहते कितना टाइम हुआ और क्या-क्या फेस करना पड़ा इन सालों में? मुझे दिल्ली में रहते हुए टोटल 10 इयर्स हो गए और 10 ईयर में मैंने यही चीज़ सीखा है कि हर इंसान के अंदर पेशेंस होना चाहिए। सर हम भी जानना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी आपसे जानना चाहेगी कि सर प्राइवेट जॉब में ग्रोथ लक से होता है या स्ट्रगल से? देखिए, मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि लक जो है वो आपको इंटरव्यू तक लेके जाता है, लेकिन जो स्ट्रगल है वो आपको प्रमोशन तक लेके जाता है। तो स्ट्रगल कंटिन्यू रखिए और आपको कामयाबी आप तक पहुँच जाएगी ऑटोमैटिक। आपको बस स्ट्रगल पे ध्यान देना है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट जॉब में सर रिस्पेक्ट ज़्यादा कब मिलती है? जब आप नीचे स्टेज पे रहते हैं या जब आप ऊपर अपर पे चले जाते हैं? देखिए, इसमें स्टेज की बात नहीं आती। कॉर्पोरेट जॉब में आपको रिज़ल्ट देना पड़ता है। आपका लेवल क्या है वो मैंने नहीं रखता। अगर आप जूनियर लेवल पे भी हो और आप कंपनी को रिज़ल्ट दे रहे हैं ना, तो आपको कंपनी आपकी जो रिस्पेक्ट है वो पूरी आपको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है और ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं देंगे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। दोनों रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन जो रिज़ल्ट देता है इंसान, उसको रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही मिलती है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप प्राइवेट जॉब में अच्छे मुकाम पे हैं, तो जो हमें इस टाइम बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में, तो वो किस हद तक प्राइवेट जॉब या कोई भी जॉब हो, उसमें काम आती हैं? बिल्कुल आती है। जो देखिए एजुकेशन जो इंसान लेता है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं आता इंसान का। कहीं न कहीं वो काम आता ज़रूर है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी चीज़ में हो। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मैटर है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। ऐसा मोमेंट आपके साथ कब आया जब लगा हो कि अब मज़ा आ रहा है? मैं आपको अभी एक रियलिटी बताना चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास। वो प्रोजेक्ट अप्रॉक्सिमेट 100 करोड़ प्लस का था, जो हमें जब हमारे ओनर ने मुझे बुलाया और उन्होंने ये चीज़ बोला कि क्या आप ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं? तो मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी है, कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं करना है। हर काम ऐसा कोई काम नहीं होता जो आप नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने एक ही वर्ड उनसे बोला, यस सर, मैं ये कर सकता हूँ प्रोजेक्ट को हैंडल। और मैं इस प्रोजेक्ट में 5 महीने काफ़ी मेहनत किया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कभी-कभी ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। फिर धीरे-धीरे सपोर्ट मिलता गया और मैं इस प्रोजेक्ट को बाखूबी हैंडल कर लिया। प्राइवेट जॉब में एक कमी को देखी जाती है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है। इस पे आपके क्या विचार हैं? प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास काबिलियत है, तो आपके पास कंपनी की कमी नहीं है, जॉब की कमी नहीं है आपके पास। आपको सामने से लोग अप्रोच करेंगे कि आप आइए मेरी कंपनी में और आप इस कंपनी को अपनी जो भी स्किल्स है उससे आप कंपनी को डेवलप करिए, डेवलपमेंट में या ग्रोथ दीजिए कंपनी को। प्राइवेट जॉब में प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इंसान मेंटली हैरेस हो जाता है। इस पे क्या विचार है आपका? डेफ़िनेटली प्रेशर तो प्राइवेट जॉब में होता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस प्रेशर को हैंडल भी करना इंसान को सीखना चाहिए। अगर आप किसी भी परेशानी से निकलने का अगर आप उसका समाधान नहीं ढूँढेंगे, तो आप कभी उस परेशानी को अपने सिरे से दूर नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब में वर्क बैलेंस नहीं हो पाता, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, प्राइवेट जॉब में प्रेशर की वजह से। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जिसमें आपको प्रेशर ना हो। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेशर होता है, प्राइवेट जॉब में भी प्रेशर है। लेकिन हाँ, एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में ज़्यादा प्रेशर होता है। क्या ये सच है प्राइवेट जॉब में जो टाइम मैनेजमेंट होता है,
कि इतने टाइम तक आपको वर्क करना है, इससे भी अधिक कराया जाता है? टाइम है एक कि आपका वर्किंग आवर्स होते हैं, हर कंपनी के अलग-अलग होते हैं कि बहुत सारी कंपनियों के 8 आवर्स होते हैं कि 8 आवर्स की वर्किंग टाइम होता है। बहुत सारी कंपनियाँ अगर उससे ज़्यादा आपसे वर्क करवा रही हैं, तो उसका वो आपको पे भी करती है। अमाउंट भी आपको उसका पे करती है कि आपसे जो ओवर टाइम ले रही है, उसका भी अमाउंट पे करती है आपको। क्या प्राइवेट जॉब में कंपनी पॉलिटिक्स होती है, जैसे कि टैलेंट से ज़्यादा चमचगिरी चलती हो? डेफ़िनेटली चलती है और हर कंपनियों में चलती है। ये तो लोगों का मेंटालिटी है ऐसा कि लोग बाग पॉलिटिक्स तो हर कंपनी में खेलते हैं। तो इसलिए उस पॉलिटिक्स को आप उस पॉलिटिक्स में ना फँसे तो बेहतर है आप उससे सेफ साइड रहें। एक हमारे सर थे, उन्होंने बताया कि उनके मित्र की शादी लग रही थी। सारा चीज़ें तय हो चुके थे, जब डेट रखना था तो उनको पता चला कि लड़का तो प्राइवेट टीचर है, प्राइवेट जॉब करता है और उस लड़के की शादी कट गई। तो प्राइवेट जॉब होने की वजह से उस लड़के की शादी कट गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सामने वाले का नज़रिया है कि आप क्या सामने वाले को चूज़ करना है आपको। आप अपने चाहे आप सिस्टर के लिए आप लड़का देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों एक अलग लेवल का है। गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है, आदमी जॉब सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी बहुत होती है। तो आप अगर सामने वाले को ये लग रहा है कि प्राइवेट जॉब है और प्राइवेट जॉब की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट जॉब वालों के पास। तो आप जो ये लोगों की थिंकिंग है नहीं गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से ही शादी करना है, तो ऐसा लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि 70% आज भी लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। वो इंडिया में 30% ही ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो क्या 70% वाले लोग शादी कुँवारे रह जाएँगे? ऐसा तो है नहीं। आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आई प्राइवेट जॉब से लेके? नहीं, दिक्कत तो नहीं, ये तो ऐसा नहीं है उनकी फैमिली में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, लेकिन उन्होंने प्राइवेट दामाद ढूँढा, तो ये भी उनका बड़प्पन है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि हाँ, काबिलियत भी देखी कि वो आए वहाँ पे, देखा, कंपनी जाके देखा, मेरे से मिले, मेरी सैलरी पूछे, उसके बाद से उन्होंने सेलेक्ट किया। तो इतना ईज़ी भी नहीं है कि प्राइवेट जॉब वालों की शादी इतना ईज़ी भी नहीं है, तो इतना टफ भी नहीं है। अगर इंसान जाके उसको रियलिटी को चेक करके चूज़ कर सकता है। आप हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ और धन्यवाद करता हूँ फुरकान को जो इस स्टूडियो में इस मंच पे हमें इनवाइट किया इन्होंने और हमें बुलाया और मतलब जो ऑडियंस को बताना है प्राइवेट जॉब कैसा है, बेटर है या नहीं है, वो चीज़ें हमें बोलने का मौका दिया इन्होंने और मैंने आप लोगों के सामने जो भी मेरे दिल में थी बातें वो आपके साथ हमने शेयर की। इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये थी एक रियल प्राइवेट जॉब स्टोरी, नो ग्लैमर, नो फ़िल्टर। आप हमारे युवाओं के लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को बस एक लाइन में, एक शायरी में ये शायरी समर्पित करना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा कि परिंदों को नहीं दी जाती सीख उड़ानों की, ये वक़्त बताएगा आसमाँ किसका है। सर ने बिल्कुल सही बात कहा कि परिंदों को नहीं दी जाती सीख उड़ानों की, ये वक़्त बताएगा कि आसमान किसका है। क्या प्राइवेट जॉब, क्या सरकारी जॉब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई बात हमसे रह गई हो या हमसे कुछ पूछना हो या सर से कुछ पूछना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बातें रह गई या क्या बातें हो चुकी हैं। ये मंच पे यही था कि हम अपनी बातों को ऑडियंस तक या अपने युवा साथियों तक शेयर करना था। मेरा मेन मोटिव यही था और उसके लिए दुकान ने हमें इनवाइट किया और हमने इस चीज़ को आप तक पहुँचाई है। Always do hard work and be positive.